हेलो व्हाट्सअप गाइस, चैप्टर 3 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर चैप्टर 2 का एंड हुआ था। इस चैप्टर के शुरुआत में हम जेनोस को देखते हैं जो एक बीस्ट से कह रहा था, मैंने सोचा कि यह आ रहा था। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर लिली उस बात का मतलब पूछती है, जिस पर जेनोस बताता है लिजार्ड मैन और वेयरवुल्फ से निपटने के बाद यहाँ ऑर्क्स आते हैं। उनकी लीडर एक बिग आइडल है और उसने माना स्टोन के खुदाई से काफी ज्यादा पैसा कमाया है। क्लिनिक खोले 1 महीना हो गया है और उसके बाद मैं झुग्गी झोपड़ियों के सभी फैक्शन के लीडर से निपट लूंगा। इसके लिए मैं काफी एक्साइटिंग हूँ। क्या तुम यह कहोगे कि तुम्हारी बॉस से आर्गुमेंट किया जा सकता है? जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर और अपने बॉस की तारीफ करने के साथ बताता है लेडी लोवे जितनी रेपुटेटेड है उतनी ही जीनियस भी है। जो सुनने के बाद जेनोस कहा, मैं निश्चित रूप से ऐसी ही आशा करता हूँ और जोफिया हर दिन रेयर गिफ्ट दे रही है और लिंगा ने जो गड़बड़ की थी उसकी भरपाई के लिए वह बगल में एक बड़ा कैसल बना रही है। लेकिन अगर ऑर्क की लीडर सही है तो मुझे इस तरह की बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब सोचने के बाद जेनोस उससे कहता है तो फिर वह पर्सनल रूप से खुद क्यों नहीं आई? उसकी इस बात पर ऑर्क बताता है, इस जगह पर लिजार्ड मैन और वेयरवुल्फ आते रहे हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं लेडी लोवे को एनिमी के इलाके में ले जाऊंगा? जिस पर जेनोस पूछता है ये कितना सीरियस है? दूसरी तरफ ऑर्क का कहना है उसे मूव नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही जेनोस अपना कोट लेकर पहनने के साथ कहता है तुमको इसी बात से शुरुआत करनी चाहिए थी तो यह आर्गुमेंट इतना लंबा नहीं खिंचता। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर लेडी लोवे की केव की तरफ आ गया था जिसके अंदर जेनोस चला जाता है, पर अंदर की तरफ काफी अंधेरा था। कुछ देर चलने के बाद हम लोवे को देखते हैं जो अपने थ्रोन पर बैठी हुई थी। उसको अपने सामने देखकर ऑर्क लोवे से कहता है, लेडी लोवे मैं अंडरग्राउंड हीलर जेनोस को यहाँ पर ले आया हूँ। जेनोस को अपने सामने देखकर लोवे उसका वेलकम करती है, साथ ही साथ जेनोस को वो अपना नाम लोवे बताती है। तभी जेनोस कहता कि तो तुम हो लोवे, मेरे बारे में तुमने कहां से सुना? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोवे बताती है, मैं यह कैसे पता नहीं लगा सकती थी, तुम उन लोगों के लिए सेलिब्रिटी हो जो झुग्गी झोपड़ियों की अंडरवर्ल्ड में रहते हैं। लिजार्ड मैन और वेयरवुल्फ बड़बड़ा रहे थे कि वहाँ पर एक अमेजिंग हीलर है, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकती, नहीं तो वह मुसीबत मोल ले लेगा। तो मैंने खुद पर गौर किया। ये बात सुनकर जेनोस अपने मन में बोला, अरे वाह, ये अंडरग्राउंड ऑपरेशन का कौन सा हिस्सा है? क्या उन्हें मेरा नाम इस तरह चारों ओर फैलाने की इच्छा हुई? दूसरी तरफ लोवे जेनोस से कहती है, मुझे बताया गया है कि तुम किसी भी तरह की हीलिंग प्रोवाइड करा सकते हो, बस शर्त यह है कि पे की गई कीमत नॉर्मल हो। जिसका जवाब देते हुए जेनोस कहने लगा, मैं फ्री में काम करते करते थक गया हूँ। उसकी इस बात पर लोवे बताती है, खैर मैं इस समय यहाँ से हिल नहीं सकती, क्या तुम बता सकते हो क्यों? जो सुनकर जेनोस सोच में पड़ गया था, क्या ये टेस्ट है? पर इसके लिए मुझे लोवे को चेक करना होगा। ये कहने के बाद जेनोस लोवे के करीब जाते हुए अपने स्कैन मैजिक से उसको चेक करने लगता है। उसके इस मैजिक को देखकर लोवे उसके बारे में जेनोस से पूछती है, जिस पर जेनोस बताता है, मुझे कोई बाहरी इंजरी नहीं दिख रही है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर लोवे हैरान होने के साथ कहती है, मैंने कभी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना जो ऐसा कर सके। उसको चेक कर रहा जेनोस उसको बताता है, मुझे आश्चर्य है कि अगर वह यह नहीं देखते कि अंदर क्या चल रहा है तो वह किसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी उसको उसके पेट में कुछ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद उसको मालूम हो चुका था कि इसके पेट में लैंप है और वो उसके अंदर माना फील कर सकता है। क्या यह माना स्टोन है? जिसका जवाब देते हुए लोवे बताती है, तुम सही हो, स्पेशल रूप से हाई एबिलिटी पर विस्फोट के लिए इंचांट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस बोला, रुको, क्या किसी ने इसे तुम्हारे खाने में मिला दिया? जिस पर लोवे मना करने के साथ उसको बताती है, बिल्कुल नहीं, मैंने इसे राइस बॉल समझकर खा लिया क्योंकि मेरे को भूख काफी ज्यादा लगती है। उसकी इस बात की वजह से जेनोस भड़क गया था और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, यह पागलपन है, तुम बिना किसी मदद के इसे जल्द या बाद में बाहर निकाल सकती हो। तभी लोवे जेनोस को समझाती है, मुझे डर नहीं लग रहा, मैंने इसे थोड़ा सा चबा दिया है, इसलिए इसमें विस्फोट होने में ज्यादा समय नहीं है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं लापरवाही से चलूं तो भी यह विस्फोट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि लोवे के पेट में माना स्टोन है जो जल्द ही फट जाएगा। लोवे की ऐसी बातों को सुनकर जेनोस का कहना है, इसलिए तुम आगे कभी नहीं बढ़ सकती। जिस पर लोवे एग्री थी, पर वो उसको बताती है, असल प्रॉब्लम यह है कि मेरे आदमी मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं चैन से मर सकती थी। अपने बॉस की ऐसी बातों को सुनकर सारे ऑर्क लोवे की तरफ आते हुए कहने लगे थे, मास्टर जब हम मरते हैं तो एक साथ मरते हैं,
हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उनके पीछे से जेनोस उससे पूछता है और तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर लोवे बताती है मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दान देना चाहती हूँ। अगर ये स्टोन फट जाए तो यह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ओर्क के लिए आखिरी संकेत होगा। मैं अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी किसी और को देना पसंद करूंगी जो इसे लूटे जाने देने के बजाय इसका अच्छा इस्तेमाल करेगा। मैंने सुना है कि तुम अपने हीलिंग के लिए हाई प्राइस की डिमांड रखते हो, लेकिन तुम बच्चों को फ्री में देखने के लिए तैयार हो। मुझे खुद भी बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। ये कहने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी जेनोस के हवाले कर देती है, जिसको लेने के साथ जेनोस कहता है और तुमने हाल ही में यह माना स्टोन निगला है, जिस पर लोवे एग्री थी। तभी जेनोस स्कैल्पल को क्रिएट करने के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है हिलना मत। ये कहते ही उसने स्कैल्पल को उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसको ऐसा करता देखकर वो सारे ओर्क उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, पर वो उसे रोक पाते उससे पहले ही जेनोस ने लोवे के पेट के अंदर से माना स्टोन को बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ लोवे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अभी ये क्या हुआ। तभी जेनोस उस माना स्टोन को हाथ में पकड़ते हुए बताता है मैंने माना स्टोन को निकालने के लिए तुम्हारा पेट खोला और फिर मैंने उसे ठीक कर दिया। बिना लाइसेंस के मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। जबकि लोवे काफी हैरान होने के साथ कहती है ये फैक्ट है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, ये कितना अमेजिंग है। अरे अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो यह फट जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जेनोस तुरंत माना स्टोन को अपने हाथों के बीच रख देता है। इसी के साथ माना स्टोन ब्लास्ट कर गया और अंदर की तरफ काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। लोवे को लग रहा था कि जेनोस मर गया, लेकिन जेनोस एकदम सही सलामत था। जेनोस को सही सलामत देखकर लोवे के होश उड़ चुके थे। साथ ही साथ वो उससे कहती है नहीं तुम्हें एक भी खरोच नहीं आई, जिस पर जेनोस बताता है मैंने डिफेंसिव मैजिक से अपने हाथों को प्रोटेक्ट किया। हालांकि इसमें दर्द था पर मैंने उसको हील कर दिया है। अब मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका है और तुम जिंदा हो तो तुम अपने की वापस ले सकती हो। जबकि लोवे हैरान होने के साथ कह रही थी इनक्रेडिबल, अगर तुम शांत रहते तो हमारा पूरा का पूरा भाग्य तुम्हारे हाथ में होता। लोवे की इस बात पर जेनोस बताता है मैं केवल उतनी ही कीमत मांगता हूँ जितना मुझे काम करना होता है। इस मामले में यह तो बहुत ज्यादा हो गया होता। ये बात सुनकर लोवे हंसने के साथ कहती है मुझे तुम पसंद हो अंडरग्राउंड हीलर। आज तुमने ओर्क रेस से काफी बड़ा अमाउंट हासिल किया है। पर जेनोस कहा मैं सचमुच चाहूंगा कि तुम दूरी बनाए रखो। दूसरी तरफ लोवे बताती है विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे क्लिनिक के लिए 24 घंटे सुरक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। ये बात सुनकर जेनोस उसके लिए तुरंत मना कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोवे बताती है खैर जैसे ही मैंने आराम किया मेरी भूख वापस आ गई। क्या तुम मेरे साथ राइस बोल खाना चाहोगे? उसके राइस बोल को देखकर जेनोस कहता है शायद तुम कुछ भी खा सकती हो। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होकर कार्मिला के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर लिली नाराज दिख रही थी। पर जेनोस पूछता है तुम ऐसे उदास क्यों दिख रही हो? जिसका जवाब देते हुए लिली बताती है बस मैं यही सोच रही थी कि सोफिया, लिंगा और लोवे हाल ही में काफी बार आ चुके हैं। जो सुनकर जेनोस कहता है अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है। रात में जोफिया आई थी, दिन में लिंगा और सोने के समय पर लोवे, और वह इंजर्ड भी नहीं होते फिर वे परेशान क्यों होते हैं? जेनोस की इस बात पर लिली बताती है क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी नहीं पता है? पर जेनोस को उसके बारे में सच में नहीं पता था, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। दूसरी तरफ कार्मिला की आवाज आती है सुनने से ऐसा लगता है कि यह प्यार है। पर जेनोस काफी हैरान हो गया क्योंकि उसने उन दोनों की गुफ्तगू सुन ली। तभी कार्मिला बताती है ये लड़की तुम पर फिदा है। ये बात सुनकर जेनोस का कहना है क्या बेतुका मत बनो, ऐसा कोई चांस नहीं है। मैं एक बिल्कुल नॉर्मल अंडरग्राउंड हीलर हूँ जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन कार्मिला की आंखें कभी धोखा नहीं देती क्योंकि जब वो उनको छत से देख रही थी तो उसकी आंखें लव सिकनेस को जाहिर कर रही थी। और ये बात तुम 300 साल जीने के बाद सीखते हो। पर जेनोस बोल रहा था हालांकि तुम जिंदा नहीं हो। दूसरी तरफ लिली एक साइड में उदास होकर कहती है मैं थोड़ा चिंतित हूँ, वह सभी काफी सुंदर दिखते हैं लेकिन जेनोस को वो तीनों बड़े अजीब लगते हैं। ये बात सुनकर कार्मिला बताती है ये सब समय की बात है जब वह तीनों, अरे इसे छोड़ो, मैं तो यही कहूंगी कि डेमी ह्यूमन फैक्शन ने जेनोस के लिए बैटल छेड़ दी है। लिली उनकी तरह तुम मुझे खुश करने की कोशिश करो। जिस बात का जवाब देते हुए लिली कहती है लेकिन मैं तो बच्ची हूँ और मैं उनकी तरह सेक्सी भी नहीं हूँ। तभी कार्मिला उसको समझाते हुए बताती है लव में पड़ी लड़कियाँ सुंदर होती हैं। उसकी इस बात की वजह से लिली को थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ जेनोस सोच में पड़ चुका था तीनों डेमी ह्यूमन फैक्शन मेरे लिए लड़ रही हैं। ये इतना बेकार है कि मैं हंस भी नहीं सकता। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जोफिया जेनोस के लिए फ्रूट बास्केट लाई थी। साथ ही साथ वो कहती है
जेनोस, मैं दूसरों पर वार की अनाउंस करने की सोच रही हूँ, क्या तुम लिजार्ड मैन की साइड लेने को तैयार हो? उसके इस जवाब पर जेनोस कुछ भी नहीं कहता, यहाँ तक कि वहाँ पर कार्मिला भी आ गई थी। दूसरी तरफ लिंगा भी काफी सारी फिशेस लाने के साथ जेनोस से कहती है, सर जेनोस, अब समय आ गया है कि हम दूसरों के साथ मामले को सुलझा लें। मैं चाहती हूँ कि तुम वेयरवुल्फ का साथ दो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लोवे भी कुछ लाने के साथ जेनोस से कहती है, जेनोस, अब समय आ गया है कि इसे निपटा दिया जाए। उनकी बार बार एक जैसी बातों को सुनकर जेनोस भड़क चुका था, पर इसकी वजह से उसको काफी सारे इनामात हासिल हो चुके थे। लेकिन जेनोस गहरी सांस लेते हुए बताता है, फाइट अगले दिन दोपहर को शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ कार्मिला को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि अब तीनों फैक्शन के बीच महायुद्ध होगा। जेनोस के वुमनाइजिंग व्यवहार के कारण बहुत से लोग मारे जाएंगे। कार्मिला की ऐसी बातों को सुनकर जेनोस कहा, मैं सच में तुम्हारे इस स्टेटमेंट को एप्रिसिएट नहीं करता। और तुम किस बात पर नाराज हो रही हो लिली? इसके बाद हम बैटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर तीनों फैक्शन के लोग आ चुके थे। तभी जोफिया सामने की तरफ आते के साथ कहती है, सच में तुम्हारे पास केवल मरने के लिए आने की हिम्मत थी? हम यह तय करेंगे कि यहाँ टॉप पर कौन रहने का हकदार है। जिस पर लिंगा बताती है, ये कितना फनी है, क्योंकि अब तुमको पता चलने वाला है कि लिंगा तुम दोनों के साथ कितना नरमी से पेश आ रही है। जिसके बाद लोवे का कहना है, तुमको सचमुच लगता है कि तुम मोर्टल बैटल में ओर्क्स के खिलाफ खड़े हो सकोगे? तुम दोनों आज मरने वाली हो। उसी वक्त वहाँ पर जेनोस आते के साथ उनसे कहता है, अब मैं इस फाइट को रोकने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मुझे पता है कि सालों की फाइट के बाद तुम तीनों के बीच लंबे समय से दुश्मनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे तब तक जारी रखो जब तक तुम सभी सेटिस्फाइड ना हो जाओ। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर लिली के होश उड़ चुके थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जेनोस ने ऐसा क्यों कहा। नीचे की तरफ जोफिया बताती है, लगता है हमें हीलर की परमिशन मिल गई, तो इसलिए हम सब मिलकर कोशिश करें और जो बच जाए वो उसका दावा कर सकता है। तो क्या कहती हो? जिस पर एग्री करने के साथ लिंगा कही, तुम तैयार हो, पर वो जगह पहले से ही लिंगा की है। दूसरी तरफ लोवे उन दोनों को समझाती है, जेनोस की प्योरिटी मेरी होगी। तभी लिली जेनोस से पूछती है, क्या ये सच है जेनोस? जिस पर जेनोस बताता है, नहीं, ये डील का हिस्सा नहीं था। इसी के साथ उनकी फाइट शुरू हो चुकी, जहाँ पर पहला बार जोफिया ने अपने डुअल डैगर से लिंगा पर चल दिया था, जिस अटैक को लिंगा अपने फ्लेक्सिबिलिटी से बच जाती है। पर ये फाइट उन दोनों की नहीं थी। तभी ऊपर से लोवे ने एक जानदार अटैक सीधे जोफिया पर कर दिया। ये देखकर जोफिया उस अटैक को डॉज कर लेती है, जिसके बाद लोवे लिंगा के साथियों के पास जाकर उनसे टकरा जाती है। दूसरी तरफ लिंगा अपने एक्स से जोफिया पर अटैक कर चुकी। उसी वक्त फिर से लोवे उन दोनों पर एक साथ हमला करती है, लेकिन वो दोनों वक्त पर साइड हो गए थे और लोवे के अटैक की वजह से जमीन टुकड़ों में बिखर जाती है। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे के एनिमी को मारना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उनकी ये फाइट भयानक मोड़ ले लेती है और ये फाइट शाम तक चलती रही। तभी एक इंजर्ड लिजार्ड कहता है, ये क्या है? वह तो हार मान ही नहीं रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें कितनी बार हरा देते हैं, पर वो दोबारा से आते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमने उनमें से कम 30 को काट डाला। फिर हम जोफिया के हाथ को देखते हैं, जो पूरी तरह से हील हो चुका था। अपनी इंजरी को हील होता देखकर जोफिया काफी हैरान हो जाती है। उसके इस सवाल का जवाब जेनोस देता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी फाइट रोकने के लिए नहीं हूँ। तुम आगे बढ़ने के लिए आजाद हो, लेकिन तुम मेरे पेशेंट भी हो, इसलिए जब तुम्हें चोट लगेगी मैं तुम्हें हील कर दूंगा। आखिरकार मैं एक अंडरग्राउंड हीलर जो हूँ। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर जोफिया कहती है, ये बात है। खैर, इन सब के बाद मैं सचमुच पागल जैसा फील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम इस पूरे समय काम ही करते रहे, है ना? जोफिया की इस बात पर लिंगा बताती है, लेकिन मैंने कभी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना जो इतने सारे लोगों को तुरंत ठीक कर सके, वो भी इतने लंबे समय तक। लिंगा की बात सुनकर लोवे बताती, उसने हमसे कहा कि हम ऐसा करें, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हम सबको ठीक कर देगा। लेकिन इस स्पीड से तो फाइट कभी खत्म नहीं होगी। उनकी इस बात पर एग्री करने के साथ जेनोस कहता है, बिल्कुल, इसका कोई अंत नहीं होगा। उसने मुझे मारा है, इसलिए मैं बदला लूंगा। उसने मुझे लात मारी, इसलिए मैं बदला लूंगा। ऐसे यह कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम आगे फाइट करना चाहती हो? क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी मैं यही करूंगा, और बेफिक्र रहो, मुझे इन सब के पैसे मिलेंगे। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर वो तीनों एक साथ हंसने के साथ कहती हैं, उसकी बात सही है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, और हम कर भी क्या रहे हैं? अब यह पागलपन लगता है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वे अपने आप को थका देने का ही काम है। मैं ईमानदारी से इतनी फाइट करने के बाद सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। तभी
जोफिया का कहना है जो है सो है, और जेनोस ने जो अभी कहा उसे देखते हुए हम आज के लिए इसे यहीं पर खत्म करते हैं। वेयरवुल्फ की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी ही बात लोवे भी कहती है, जबकि वो तीनों एक साथ अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। यहाँ तक कि जोफिया कहती है ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए हमारे पास लड़ने का केवल एक ही कारण है, लिंगा को इस मामले में बढ़त हासिल है, और यह एक ऐसी फाइट है जिसमें मैं हार कभी नहीं मानूंगी। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनकर जेनोस बोला, तुम्हें क्या लगता है कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं? पर लिली बताती है, जेनोस सचमुच तुम पॉपुलर हो, फिर भी तुमने ऐसा किया। जिस बात का जवाब देते हुए जेनोस का कहना है, एक बार मेरे मास्टर ने मुझे बताया था अगर कोई हीलर सिर्फ इंजरी को हील करता है तो वह 3rd रैंक का हीलर है। 2nd रैंक जब हासिल होती है जब वह किसी पर्सन को पूरी तरह से ठीक कर सके, और 1st रैंक तब होगी अगर वह वर्ल्ड को एक बेहतर जगह बना सके। तभी लिली उसके मास्टर के बारे में पूछती है कि तुम्हारे मास्टर कैसे थे। उसकी इस बात पर जेनोस बताता है, अजीब बात है लेकिन वाकई इम्प्रेसिव। यही कारण है कि भले ही मैं 3rd रैंक का हूँ, मैं मलिन बस्तियों में हालात सुधारने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, या कम से कम मैं तो यही कहूँगा। तभी लिली कहती है, क्या ये केवल बातचीत है? जो सुनकर जेनोस लिली से कहा, जरा सोचिए, वह सभी हमारे क्लिनिक के रेगुलर कस्टमर हैं। हम इस बकवास के कारण उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये बात सुनकर लिली कहती है, झूठे, तुम जानती हो कि अगर वह सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहें तो इससे चोट भी कम लगेगी और पेशेंट भी कम हो जाएंगे। ये सब सोचने के बाद लिली जेनोस को पकड़ते हुए कही, जेनोस तुम मुझे पसंद हो। जिसका जवाब देते हुए जेनोस बताता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ लिली। ये बात सुनकर लिली अपना मुंह फुलाते हुए कहती कि जब मैं कहती हूँ कि मुझे तुम पसंद हो तो मेरा मतलब यह नहीं होता। जिस पर जेनोस उसका मतलब पूछता है, जो सुनकर लिली शर्माते हुए उसे बताने को मना कर देती है। उसके इस चेहरे को देखकर जेनोस खुश होने के साथ कहता है, खैर अब कीमत हासिल कर और घर जाने का समय आ गया है। क्या तुम जानती हो इतने सारे लोगों को ठीक करने में कितना काम करना पड़ता है? इसका मतलब है कि मुझे अपनी फीस कलेक्ट करनी होगी। जिस पर लिली बताती है, क्या तुमको लगता है कि कार्मिला दुखी होगी क्योंकि कोई नहीं मरा? उसकी इस बात पर जेनोस मुस्कुराने के साथ कहता है, हो सकता है, हालांकि यह उसके लिए ठीक होगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कैसल की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक लड़की एक बंदे से कह रही थी, तुमने मुझे बुलाया था डिवीजन कमांडर? जिस पर कमांडर बताता है, मैं इंतजार कर रहा था वाइस कमांडर आयरन रोज। ये बात सुनकर रोज कहती कि मुझे समन की उम्मीद नहीं थी, क्या कुछ हुआ है? हाँ, मैंने हाल ही में कुछ कंसर्निंग रूमर सुने हैं। जाहिर है चूंकि झोपड़ियों के डैमे ह्यूमन के बीच चल रही अथॉरिटी की फाइट अचानक शांत हो गई है। लेकिन लिजार्डमैन, वेयरवुल्फ और ओर्क सालों से टेरिटरी के लिए झगड़ रहे थे। मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा है कि अचानक से ये हालात शांत कैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर यह सच भी नहीं है तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर जीत का किंगडम कामयाब हुआ है। इसकी हायरार्किक सिस्टम के तहत रॉयल टॉप पर होते हैं। वहाँ पर लोग अपनी खुन्नस गरीबों पर निकालते हैं और गरीब लोग अपनी फ्रैक्शन पर इस प्रकार निकालते हैं। आपस में झगड़े स्पेशल रूप से डिफरेंस स्पीसीज के बीच, इस तरह हम बैलेंस बनाए रखते हैं। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि रॉयल्स फैमिली के लोग गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं और गरीब लोग डैमे ह्यूमन पर अत्याचार करते हैं। तभी डिवीजन कैप्टन बताता है, लेकिन मान लीजिए कि गरीब लोग एकजुट होकर सामने आए, तो मानते हो कि वो लोग नोबल क्लास के लिए खतरा पैदा करेंगे, शायद रूवन क्लास भी। किंग हमारे लोगों के लिए सूर्य के समान है। यह रॉयल नाइट का कर्तव्य है कि वह उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करे जहाँ पर हमारा रूलर रहता है। लेकिन कमांडर, तीनों डैमे ह्यूमन स्पीसीज काफी लंबे समय से झगड़ रही हैं। ऐसी गहरी भावनाओं को इतनी आसानी से शांत नहीं किया जा सकता। रूमर यह है कि किसी थर्ड पार्टी ने उनके बीच आने की हिम्मत की। यह तो और भी ज्यादा अनइमेजिनेबल लगता है। जोफिया द टोर्नेडो, लिंगा द टाइरेट और लोवे द माइटी, वे ऐसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड के मेजर फैक्शन है। मैं किसी ऐसे पर्सन की कल्पना नहीं कर सकती जो उन्हें कंट्रोल कर सके। मुझे भी इसी तरह फील हो रहा है, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यह रूमर सच भी हो सकता है। और इसलिए तुमने मुझे बुलाया। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे नेशन की स्थिति के लिए खतरा बन सकता है। मैं इसे आम लोगों पर नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइस कमांडर इसे संभालो। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, आयरन रोज। अगर ऐसा कोई पर्सन मौजूद है तो मैं उसे पकड़ लूंगी। अगले सीन में हम जेनोस को देखते हैं, जिसको जोर की चीख आती है। उसकी चीख को देखकर लिली कुछ कहने की कोशिश करती है, पर उससे पहले लिंगा कहती है, सर जेनोस, क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? लिंगा अपनी पूंछ से तुमको गर्म कर सकती है। यह मेरा काम होना चाहिए। मेरी मसल्स तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गर्म है। साथ ही साथ मेरी छाती के बारे में क्या ख्याल है? उन दोनों
की ऐसी बातों को सुनकर लिली अपनी तरफ देखते हुए कहती है, मेरे पास पूंछ नहीं है या मसल्स भी नहीं, अरे यार मैं चाय बनाने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद जेनोस उन तीनों की तरफ देखते हुए कह रहा था, तुम सभी लोग काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, यह तो बस एक छींक थी और मैं किसी को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए शांत हो जाओ। जिसके बाद जेनोस जोफिया और जोंडे को दोनों को एक साथ हील कर देता है। हील करने के बाद जोफिया जेनोस को बताती है, जेनोस तुम्हारी हीलिंग मुझे हमेशा हैरान कर देती है। साथ ही साथ लिली वहाँ पर चाय लाने के साथ कहती है, इस बारे में सोचे तो तुम्हें काफी समय से हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ी है ना जोफिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जोफिया का कहना है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पेशेंट ना होते हुए हमेशा यही रहती हूँ। तुमको बता दूं यह चोट मुझे काम करते समय लगी है। तभी जेनोस कहता है, ठीक है फिर तुम एक चोर हो। जेनोस की ऐसी बातों को सुनकर जोफिया कहती है, मैं अपने गोल के बारे में काफी सिलेक्टिव हूँ, लेकिन हाँ और अब रोयाल्स नाइट की नजर हम पर है। साथ ही साथ उनसे थोड़ी लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। ये बात सुनकर जेनोस बताता है, इस बारे में सोचे तो तुम दोनों के हाथ पहले भी इंजर्ड हो गए थे, क्या रॉयल नाइट ने ऐसा किया था? इस पे जोफिया बोली, हाँ उन्होंने ऐसा किया। उनमें से एक ने मुझे तब तक पकड़ लिया जब तक हम एक नोबल पर्सन के घर में घुस रहे थे। जिस बात पर जोंडे बताता है, बहन उन्होंने मेरा हाथ ले लिया। उस पागल लड़की ने अचानक मुझ पर अपनी फ्लेम मैजिक गन से हमला कर दिया। ये बात सुनकर जोफिया कहती है, मैं सोचती हूँ कि वह उनकी वाइस कमांडर होगी। कुछ लोग उसे आयरन रोज कह के पुकारते हैं। वह अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ रियल हेल के दर्शन कराती है। उसकी इस बात पर कार्मिला हंसते हुए कहती है, इमेजिन कीजिए कि उसका ध्यान आकर्षित करने में कितनी परेशानी होगी, विशेषकर हमारे पास पहले से ही खतरनाक लड़की की एक्सेस को देखते हुए। तभी लिली उनको बताती है, मैं तो नॉर्मल लड़की हूँ, कोई खतरनाक औरत नहीं। कार्मिला की बातों को सुनकर जेनोस अपना सर खुजाते हुए कहा, मुझे डाउट है कि मुझे चिंता करनी होगी। हाई और पावरफुल रॉयल नाइट को किसी अननोन अंडरग्राउंड हीलर की परवाह नहीं होगी। इस पे कार्मिला बोलती है, मेरी ब्रेथ की स्टिंग आमतौर पर काफी सटीक होती है। जिस बात का जवाब देते हुए जेनोस कहता है, इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। लिली क्या तुम दोपहर के लंच के लिए तैयार हो? जिसके बाद लिली उन तीनों के द्वारा लाए गए सामान को एक एक करके उनकी डिशेज बनाने लगती है। खाना बन जाने के बाद सब लोग लिली के हाथ के द्वारा बनाया गया खाने का आनंद लेने लगते हैं। खाना खाने के दौरान कार्मिला जेनोस से कहती है, खैर मुझे लगता है कि मैं ऊपर जाकर आराम करूंगी, लेकिन ध्यान रखो रॉयल कैपिटल के लोग तुम्हारे पीछे हैं। झुग्गी झोपड़ियों के लीडर्स को तुमने अपने कंट्रोल में कर लिया है। कार्मिला की ऐसी बातों को सुनकर जेनोस का कहना है, मैं किसी खतरनाक जानवर के शिकार करने वालों की तरह फील कर रहा हूँ। मैं सचमुच आशा करता हूँ कि हमें अब और कोई परेशानी देने वाला मेहमान नहीं मिलेगा। फिलहाल कार्मिला बोलती है, और इन वर्ड्स के साथ अंडरग्राउंड हीलर जेनोस ने अपनी किस्मत को खुद तय कर लिया है। ये कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, पर जेनोस कार्मिला की बात की वजह से गुस्से में कहता है, तैरने से पहले ऐसी अशुभ बातें मत करो। इसके बाद हम मलिन बस्तियों का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे डैमी ह्यूमन एक साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ के इस मंजर को देखकर रोज हैरान होने के साथ कहती है, क्या सचमुच मैं झुग्गी झोपड़ियों में हूँ? जिसके बाद रोज लिजार्ड मैन से कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जिस पर लिजार्ड मैन एग्री था। फिर वो उससे पूछती है, मैं काफी समय से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं आई हूँ और देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ चीजें काफी बदल गई हैं। तुम वेयरवुल्फ और ऑर्क्स के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल रहे हो। उसकी इस बात पर लिजार्ड बताता है, खैर एक बार जब तुम उन्हें जान लो तो पता चलता है कि वह इतने बुरे नहीं है। इस पे रोज बोलती है, लेकिन पहले उनसे काफी दुश्मनी थी, अब क्या हुआ? जो सुनकर लिजार्ड मैन कहता कि खैर तुम्हें पता है, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुमको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आखिरकार वह अपनी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा, पर रोज अपनी मैजिक गन उस पर पॉइंट करने के साथ कहती है, रुको, तुम आधी अधूरी बात बताकर कहाँ जा रहे हो? और बकवास मत करना, केवल उन्हीं सवालों का जवाब देना जो मैं तुमसे पूछूं। तो वो कौन था जिसने उनकी फाइट को रुकवाई? लेकिन लिजार्ड काफी लॉयल था और वो उसको बताने से मना कर देता है। ये बात सुनकर रोज कहने लगी, इस मीडिएटर ने काफी लॉयल्टी दिखाई है, तो बताओ वो कौन है? उसी वक्त उसको जोफिया दिखती है, जो देखकर वो उसका नाम जोर से पुकारता है, पर जोफिया उसको देख पाती तब तक रोज वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ रोज भागते हुए कह रही थी, दुश्मनों के इलाके में परेशानी शुरू करना ये बुरा आइडिया होगा और उनका आर्म इतना ज्यादा इंजर्ड था कि उसको ठीक करना नामुमकिन है। लेकिन मुझे वो झलक मिली, उससे मुझे लगा कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है और अब मैं क्या करूं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानती।
थी जैसे मैं कहा हूँ। जिसके बाद यहाँ सीन कारीमिला के घर की तरफ आता है जहाँ पर जेनोस कांपते हुए कह रहा था मुझे किसी कारण से ठंड क्यों लग रही है। तभी दरवाजा खोलते हुए रोज जेनोस से माफी मांगते हुए कही मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं झुग्गी झोपड़ी में थी लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मैं सिटी के एक अबैंडन हिस्से में पहुंच गई थी। जिस पर जेनोस बताता है ये तो मुश्किल रहा होगा। इस पे रोज बोली हाँ मुझे डर है कि डायरेक्शन की गलत नॉलेज ही मेरी एकमात्र रियल गलती है। मैंने देखा कि इस घर में कोई है इसलिए मैंने मदद मांगने का फैसला किया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं वापस सिटी में कैसे जाऊं? उसी वक्त वहाँ पर लिली जेनोस के लिए चाय ले आई थी। रोज लिली के एल्फ जैसे कान को देखकर उस पर अपनी मैजिक गन तान कर कहती है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी आभारी हूँ। ये कहने के बाद उसने उस पर शूट कर दिया। अपने सामने इस नजारे को देखकर लिली जेनोस की फिक्र करते हुए उसके पास चली जाती है। लेकिन हमें रोज की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जेनोस की पावर देखकर रोज को काफी ज्यादा झटके लगने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ और इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जब इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा तो उसके अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं, सायोनारा।